चलिए ये अब नेक्स्ट चीज़ पर ध्यान देते हैं। देखो अब पता चला, अब मतलब कि जानना है। देखो पहले हम लोगों ने क्या जाना था कि कैसे आए वो लोग, कैसे उपनिवेश बनाए, ठीक है ठीक है। अब जानेंगे कि फ्रांसीसी जो उपनिवेश बनाए हिंद चीन को, आखिर उनका वजह क्या था, कारण क्या था, क्यों उपनिवेश बनाए हिंद चीन को, क्यों इस जगह पे अपना नज़र डाले और क्यों यहाँ पे कब्जा किए, ठीक है। आखिर क्या यहाँ से उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट दिखा, क्या यहाँ से उतना उनको प्रॉफिट दिखा, ये जगह उनको भा गया, ये अच्छा लग गया जगह। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कारण था जो आर्थिक कारण था, ठीक है। आर्थिक कारण जो था वो सबसे बड़ा कारण था। देखो हर देश चाहता है ना कि मेरा देश विकसित हो, विकास करे, है ना, क्या करेगी, जितना जल्दी हो सके डेवलप करे, मेरा की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, ठीक है, मेरा वार्षिक आय भी ज़्यादा हो, चाहता है ना डेवलप करे, अच्छे से सब कोई डेवलप हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तब क्या किया इसने कि आर्थिक कारण देखा कि आर्थिक कारण को क्या करना है, मजबूत करना है, ठीक है, अपने देश का। तो अपने देश का आर्थिक कारण मजबूत करना तो दूसरे का कमजोर करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब पढ़े थे पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक कारण के बारे में, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। और आप लोग मूवी में भी देखे थे कि एग्जाम में अगर टॉप करना है, कौन सा मूवी था, 3 इडियट्स। एग्जाम में अगर टॉप करना है तो 2 ही रास्ता है, या तो खुद ज़्यादा मेहनत करो, खुद ज़्यादा पढ़ो, या ना तो दूसरे को पढ़ने मत दो, सिंपल है। तो इस सब के पास सबसे बड़ा तरीका क्या था अपना अर्थव्यवस्था ठीक करने का, कि यहाँ के लोग को विकसित मत करो, दूसरे देश का अर्थव्यवस्था तबाह कर दो, वहाँ से शोषण करके लाके क्या करो, यहाँ पे खूब विकसित करो। तो इसने चुना सब हिंद चीन को, हिंद चीन के जगह को क्या किया, सब चुन लिया, अपने देश का क्या किया, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए। और क्या किया, सब धीरे धीरे वर्चस्व स्थापित कर दिया, उसको उपनिवेश बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब जब उपनिवेश बन गया तो वहाँ से भरपूर शोषण होने लगा। अब देखो वो उस देश को, हिंद चीन को कृषि प्रधान देश माना जाता था, कृषि वहाँ पर भरपूर होता था, जितना सब जाहिर गवाल था सब, तो ज़्यादा ही आदमी क्या करता है, कृषि पर डिपेंड रहता है। कृषि भरपूर मात्रा में करता था सब, खाली शारीरिक मेहनत था, कृषि करना जबरदस्त तरीके से जानता था सब, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल और रबर का खेती होता था भरपूर, बड़े मात्रा में चावल और रबर का खेती क्या होता था, ज़्यादातर वहाँ पे होता था। कहाँ पर, हिंद चीन में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर व्यापार की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि एक बड़ा एरिया था। अब बड़ा एरिया था, और दूसरा बात ये था कि दूसरे व्यापारियों के यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं था, और ना किसी का उपनिवेश था। ये हिंद चीन एक स्वतंत्र जगह मिल गया था, जहाँ पर मनमौजी तरीके से क्या कर सकता था, अपने सामान बेच सकता था, सब व्यापार भरपूर मात्रा में क्या कर सकता था, ये कर सकता था फ्रांस। तो क्या किया कि बहुत बड़ा यहाँ पर व्यापार करने का क्या था, संभावना था यहाँ पे, ठीक है। देखा सब कि यहाँ पर व्यापार हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखो तीसरा कारण था कि इस खनिजों को, मतलब कि देखो आर्थिक कारण में ये सारा कारण आएगा, अनाज से अपना अर्थव्यवस्था मजबूत करना, व्यापार से मजबूत करना, यहाँ के खनिज का शोषण करके अपने यहाँ ले जाना, वहाँ से अर्थव्यवस्था मजबूत करना। तो देखो खनिज यहाँ पर भरपूर मात्रा में था, कोयला था, टीन था, जस्ता था, टंगस्टन था, क्रोमियम था। हम मानते हैं कि ये सारे बहुमूल्य नहीं था, ये खनिज बहुमूल्य नहीं था कोयला, लेकिन टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम ये सब उतना नहीं मिलता है, तो ये सब बहुमूल्य इसके लिए खनिज था, जिसे क्या कर सकता था कि जिसको बेच के सेल करके या जिसका उपयोग करके ये अपना अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कि इसको उपनिवेश बनाया, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार था, बहुत बड़ा बाजार था, जहाँ पर मनमाने ढंग से अपना सामान क्या करता था, सब बेच सकता था, सब मनमाने दाम पर बेच सकता था। अच्छा मान लो कि मेरे पास यही सामान है, ठीक है, एक ही तरह का कपड़ा मिल रहा है एक ही कंपनी का, और वो महंगो देता, आपको पहनना तो है ना भाई, बदन ढकना है तो कपड़ा खरीदना पड़ेगा आपको, तो क्या मनमौजी दाम पर, और दूसरा व्यापारी नहीं है। देखो एक दुकान दूसरा दुकान कब गिरता है, जब एक कपड़ा की दुकान के बगल में दूसरा कपड़ा की दुकान खुल जाए, 100 रुपया तो 50 रुपया में 2 को देने लगे, तो इसका गिर जाएगा, लोग वहाँ पर जान लाएंगे। लेकिन दूसरे व्यापारी का आने नहीं देता था, पहले ही बताया कि उपनिवेश बना लिया, तो दूसरे व्यापारी मार के भगा दिया, सब नहीं आने देना है। तो क्या किया, अब मनमौजी दाम पर, एक कपड़े का दुकान है, एक मसाला का दुकान है, एक यही है, तो जितना हम महंगा बेचेंगे तो तुमको लेना है भाई, लो, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ठीक है। तुमको आवश्यकता है तो तुम जबरदस्ती लोगे ना भाई, तुमको आवश्यकता है तो तुमको लेना पड़ेगा। तो अब क्या किया, बहुत बड़ा एक बाजार था, ठीक है। अब बाजार था जहाँ पर मनमाने ढंग पर क्या कर सकता था, सब अपने वस्तु को सेल करता सकता था, बेच सकता था, ठीक है, और मनमाने ढंग से क्या कर सकता था, कमाई कर सकता था। इसलिए इसने क्या किया था कि हिंद चीन को चुना था, ये सबसे बड़ा
ये ध्यान दीजिए। अब दूसरा था कि असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति बहुत मजेदार नीति था। देखो जब क्या हुआ था कि जब फ्रांस में उपनिवेशवाद का उदय हुआ, उपनिवेशवाद यानी कि उपनिवेश जब बनाना स्टार्ट किया, देखा कि कहाँ कहाँ मतलब कि असभ्य भरा है सब, कहाँ कहाँ बेवकूफ़ है सब। देखो तुम्हारा चलती कहाँ पे चल सकता है, जहाँ बेवकूफ़ होगा सब। तो तुम तनी मनी विद्वान हो तो क्या होगा कि तुम वहाँ पर जाकर अपना चलती चलाओगे, वहाँ पर शासन कर लोगे। तो ये देखा सब कि जब उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ, जब इंग्लैंड क्या किया कि इंडिया पर हस्तक्षेप कर लिया, फ्रांस जाके क्या किया कि उस पर करने लगा, इंडो चाइना पे करने लगा, अलग अलग देश को क्या किया अपना उपनिवेश बनाने लगा। तो उस समय हुआ क्या कि ये जो उपनिवेश बना रहा था फ्रांस जाके हिंद चीन को, वियतनाम लाओस कंबोडिया सबको उपनिवेश बना लिया, जब वहाँ पर सत्ता स्थापित कर दिया तो देखा कि यहाँ का सब क्या है, सब मूर्ख है, सब बेवकूफ़ है सब ना। वो अपने आप को क्या किया उस समय सबसे विद्वान मान लिया सब, अपने आप को पूरे वर्ल्ड का विद्वान आदमी समझ लिया सब। क्या किया सब, अपने कंधा पर जिम्मेदारी डाल दिया सब कि देखो भाई हम लोग विद्वान हैं, सारा का सारा जितना है सब ना वर्ल्ड में सब मूर्ख है सब, पूरा का भरा है सब, सारा गधा भरा है सब, सब बेवकूफ़ भरा है सब। इस सब को पढ़ा लिखा के क्या करना है कि तेज बनाना है, जिम्मेदार इंसान बनना है हम लोगों को। इस सब को क्या करना, अपनी तरह बनाना है। तो अपने आप जबकि कोई कहा नहीं था, अपने आप अपने सर पर जिम्मेदारी भी डाल लिया था सब कि ना इस सब को तेज बनाना है पढ़ा लिखा के। अब देखो क्या हुआ, घटना क्या घटित हुआ कि आगे चल के बाकी सभी को असभ्य मानने लगा। जैसे कई किसको तो भारतीय लोग को बेवकूफ़ गधा मानता था सब, असभ्य मानता था सब। देखो चीनिया था सब ना, वो सबको बेवकूफ़े मानता था, ये सब असभ्य मानता। यहाँ तो इंग्लैंडो को नहीं छोड़ा सब, उसको भी बेवकूफ़ माना सब, ना यो जो है यो गधा है, इसको भी एक दिन क्या करना है, कब्जा करना है, इस सबको क्या करना है, अपनी तरह तेज बनाना है, अपनी तरह क्या करना है, सभ्य बनाना है, सभ्य इंसान बनाना है। अपने आप को खाली सभ्य समझता था सब, हमने बताया ना, अपने आप को सभ्य समझता था सब, अब बाकी सबको मूर्ख समझ लिया था सब। इस सारा का है सब मूर्ख भरल है सब पूरा वर्ल्ड में। इस सब को क्या करना है, एक न एक दिन समझदार बनाना है। आके जिम्मेदारी कंधा पर डाल लिया, जबकि किसी से बिना पूछे कि मान लो कि तुमको सुधारना है हमको, तो हम क्या किए कि हम क्या किए कि ना तुमसे बात किए, ना तुमको जानते हैं ना कुछ, लेकिन जिम्मेदारी डाल लिए कि ना तुमको सुधारना है ना, तो भले ही तुम तेज हो हमसे, लेकिन ना तुमको सुधारना है, हम अपने आप को तेज बुझ रहे हैं ना, तो यही कर लिया सब। अब देखो क्या हुआ, और सुधारने के लिए पूरा जिम्मेदारी क्या किया सब, अपना कंधा पर ले लिया सब कि ना क्या करना है कि यहाँ का जो बेवकूफ़ लोग है सब, इसको क्या करना है, तनी पढ़ने में तेज बनाना है, कि अच्छा ढंग से व्यापार किया जाता है, ये तेज करना है, इस सबको एजुकेशन का होता है बताना है, सबको मतलब कि बहुत सारा चीज अपने कंधा पर डाल लिए सब जिम्मेदारी। कहा सब कि इन लोगों का करना है, सभ्य व्यक्ति बनाना है। असभ्य मतलब होता है कि असभ्य, यानी कि असभ्य आदमी नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है सब। केवल कौन इंसान है अच्छा, तो हम ही लोग हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, तो ये सब है सब। इस सब को क्या करना है, हम लोग को अच्छा इंसान बनाना है। तो अच्छा इंसान बनाने का क्या किया था, सब जिम्मेदारी डाल लिया था। तो सबसे बड़ा एक रीजन था, ये भी था कि असभ्य को सभ्य बनाने की नीति। तो असभ्य कहाँ भरा था सब, तो हिंद चीन में भरपूर मात्रा में भरा था सब असभ्य। इंडिया में कहा नहीं आया सब, तो इंडिया में देखा सब कि एक असभ्य दूसरा असभ्य पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। यानी कि भारतीय पर कौन कर रहा है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, जाके शासन कर रहा है। तो अभी वहाँ ना चल जाइए, बाद में चल जाइए, पहले क्या असभ्य जौन है ना सब, यहाँ कोनो का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये असभ्य सबको क्या किया, सभ्य बना दिया जाए, अच्छा इंसान बना दिया जाए, उसके बाद वो चला जाएगा। तो क्या किया सब कि उसलिए क्या किया, असभ्य को सभ्य बनाने की नीति से भी वहां गया था सब, कि यहाँ के इंसान क्या करना है, सभ्य बनाना है। चलिए तो इसके आगे हम लोग बाद में देखेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग पीछे क्या किए थे कि दो ठो कारण हम लोग पढ़ लिए थे कि यहाँ पर कि वो लोग इसको उपनिवेश बनाए थे। जो सबसे पहला जो कारण इसका था वो क्या था, याद है किसी को? सबसे पहला कारण क्या था, क्या आर्थिक कारण, मतलब क्या आर्थिक कारण में, मतलब यहाँ पे कृषि नहीं, यहाँ पर चावल और रबड़ की खेती होती थी जिससे इन्हें मुनाफा हो सकता था। दूसरा चीज़ यहाँ कोयला, टंगस्टन और भी जस्ता इत्यादि बहुत बहुमूल्य धातु खनिजें यहाँ पर उपलब्ध थी। तो ये आर्थिक कारण था। दूसरा कारण क्या था यहाँ पर उपनिवेश इसको बनाने का, दूसरा इसका वजह क्या था, दूसरा कि यहाँ पर लोग असभ्य थे, वो लोग आए थे इसको क्या करने, सभ्य बनाने के लिए। अब आइए तीसरा वजह क्या था, तो तीसरा वजह को देखा जाए। देखिए व्यापारिक सुरक्षा, कहीं भी व्यापार करने के लिए आदमी को चाहिए कि सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो।
मतलब कि हम यहाँ अपना सामान स्वतंत्र रूप से बेच सके, किसी का हस्तक्षेप ना हो। मान लीजिए कि एक बाज़ार है और उस बाज़ार में हर तरह का दुकान है, सब चीज़ का दुकान मौजूद है, लेकिन दवा का दुकान ना हो, दवा का दुकान पूरा बाज़ार में गायब हो। कपड़ा का दुकान 10-10 को है, तो कौन सा दुकान करेंगे तो सबसे ज़्यादा चलेगा? दवा करेंगे, क्योंकि दवा का दुकान का कोई हस्तक्षेप नहीं है वहाँ पे, ना कोई दूसरा है, ना उससे फाइट होगा, ना कंपटीशन होगा, जिस मनमौजी दाम पे क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, वहीं पर क्या हुआ कि जो हिंद चीन को कब्जा किया इस लोगों ने, तो देखा कि हिंद चीन में किसी अन्य का कोई किसी का भी उपनिवेश नहीं है ये। ठीक है, हिंद चीन में किसी और का हस्तक्षेप है ही नहीं। हम लोग स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पैर फैला सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अपना व्यापार भरपूर तरीके से अच्छे से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के। ठीक, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए थे। तो देखिए सबसे बड़ा जो कारण है ना, यही था कि यहाँ पर किसी का क्या था, हस्तक्षेप नहीं था, ये लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। अगर देखा जाए सबसे बड़ा रीज़न, तो सबसे बड़ा रीज़न यही था। सबसे बड़ा रीज़न अगर कुछ है तो यही था कि किसी का हस्तक्षेप, किसी का रोक टोक क्या था, नहीं था। अब देखिए यहाँ पर ये लोग आसानी से क्या कर सकते थे, माल बेच सकते थे। चलिए उसके बाद जानना है कि औपनिवेशिक आर्थिक नीति। ठीक है भाई, ये क्या है? तो औपनिवेशिक आर्थिक नीति का मतलब ये हुआ कि उपनिवेश किसी को बना लिए हैं हम। ठीक है, ठीक, उपनिवेश बना लिए हैं, सीधा बैठो तुम, हाथ नीचे करो। उपनिवेश बना लिए हैं, हमको ये भी पता है कि ये हमारा उपनिवेश है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शोषण करके धनराशि अपने विदेश ले जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वहाँ बढ़ोतरी कर सकते हैं, सब कुछ पता है हमको। ठीक, अब एक चीज़ ये समस्या आता है कि ठीक है, बनाने के लिए तो उपनिवेश बना लिए, हमको पता है कि यहाँ पर खनिज भी है, व्यापार भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ की उपलब्धता है, लेकिन अब समस्या ये थी कि ये बताइए कि हम नीति कौन सा यहाँ लागू करें, अपना कानून व्यवस्था कैसे यहाँ पर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से धनराशि ले जा सके। हाँ, पता है कि व्यापार कर सकते हैं, खूब चलेगा, ये भी पता है खनिज निकाल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ करने का एक रूल होता है ना। तो कुछ रूल ऐसा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट ले जा सकें, कुछ ऐसा नीति यहाँ पर बनाए, कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, कुछ इस ढंग से क्या करें कि अपना नीति तैयार करें, है ना। तो नीति क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हम आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो नीति यहाँ तक कि उपनिवेश बनाने का कारण आपको तो क्लियर हो गया। कारण क्या था? 3 कारण था। बड़ा बड़ा व्यापारिक सुरक्षा थी यहाँ पे, दूसरा चीज़ आर्थिक स्थिति यहाँ की मजबूत थी, मतलब कि ये लोग खनिज की उपलब्धता थी, यहाँ पे कृषि प्रधान देश था, और उसके बाद यहाँ पर सभ्य लोग थे। ठीक है, तो लेकिन अब आया कि कौन सी नीति लागू करें, है ना। अपना नीति, अपना रणनीति क्या होना चाहिए। देखिए कोई भी रण जीतने के लिए हमको पता है कि सामने वाला क्या है, पार्टी कमज़ोर है, हम आराम से जाके जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमको एक रात को क्या करना रहता है कि युद्ध में जाने से पहले रणनीति बनानी होती है कि रणनीति हमारा क्या होना चाहिए, कौन सा सैनिक किधर रहेगा, कहाँ से अटैक करेंगे हम लोग, कब कैसे घेरना है, कब क्या करना है, और रणनीति हर चीज़ का होता है ना। तो रणनीति क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले वजह था कि कैसी रहना चाहिए रणनीति। रणनीति कहा गया कि रणनीति कैसी रहनी चाहिए, है ना, कि रणनीति कैसी रहनी चाहिए, हम लोग की नीति कैसी रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग कमा के क्या कर सके, अपने देश भेज सके। तो रणनीति ऐसी रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। कोई सी भी रणनीति आप लागू कीजिए, लेकिन रणनीति ऐसी हो कि यहाँ से ज़्यादा क्या कर सके, मुनाफा कमा सके हम, ऐसी रणनीति हमको चाहिए। चलो तब क्या किया, पूरा कब्जा कर लेने के बाद इन लोगों के पास यही समस्या थी कि रणनीति कैसी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि क्या कर सके, हम लोग प्राप्त कर सके। तो देखिए रणनीति को, ये मतलब कि रणनीति हम लोग की कैसी हो, तो उसके संदर्भ में पोलनार्ड एक व्यक्ति था, पोलनार्ड एक क्या था, व्यक्ति था। उसने क्या किया था कि नीति दिया था, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने आप लोगों को लोकतंत्र की एक सही परिभाषा दी थी ना, जैसे कि शॉर्ट परिभाषा दिया था।
ठीक है। उसी तरह से ये मतलब कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मतलब लोकतंत्र के संदर्भ में क्या किए थे उन्होंने, जैसे एक परिभाषा दिए थे, तो ये अर्थव्यवस्था मजबूत करना है अगर किसी उपनिवेश का, उपनिवेश से ज़्यादा धनराशि कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन क्या करना है, मुनाफा कमाना है, तो उसके संदर्भ में इन्होंने एक नीति बताया था। ठीक है, एक नीति बताया था। वो क्या था, उन्होंने कहा था कि जो आप उपनिवेश बनाए हैं ना, जो भी आप उपनिवेश बनाए हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए ना कि उसको विकसित कीजिए पूरा, उसको जितना ज़्यादा हो सके क्या कीजिए, विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए उपनिवेश को। किसको, उपनिवेश को। तो फ्रांसीसियों के लिए क्या तात्पर्य रखता है कि फ्रांस क्या करे, कि हिंद चीन का क्या करे, विकास कराए सबसे पहले, तब ना यहाँ के लोग विकसित होंगे, अच्छा से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर धन जमा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ले जा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा, यानी कि विकसित कराना होगा। अर्थव्यवस्था का विकास का मतलब प्रति व्यक्ति आय यहाँ का ज़्यादा करना होगा, राष्ट्रीय आय अधिक करना होगा, तब ना अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, भूमि सुधार कानून लागू कीजिए। भूमि सुधार कानून लागू करने का मीन्स क्या हुआ कि भूमि पर कृषि करना तो यहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन कृषि करने का सही स्ट्रक्चर होता है, किस सीजन में कौन सी कृषि कर ले, कब कितना पानी देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, इन लोगों को सही चीज़ सिखाना। ठीक है, ठीक है, तो कृषि से क्या कर सकते, ज़्यादा मुनाफा, औद्योगिकरण करना, उद्योग बैठाना यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री बैठाना, वहाँ पे काम कराना वर्कर्स के रूप में, वहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाना, यहाँ पर उद्योग करना। तो ये था रणनीति पोलनवार्ड का। पोलनवार्ड एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने वैज्ञानिक एक अच्छे अर्थशास्त्री आप कह सकते हैं, तो उनको अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान था, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा अगर करते हैं तो उपनिवेश जो हमारा है उससे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि कमा सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने कि ये नीति दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने कहा कि नहीं, हमको ये नीति क्या है, पसंद नहीं है, हम लोग इस नीति पे नहीं चलेंगे, हम लोग अपना अलग नीति बनाएंगे, कुछ अलग सोचेंगे, अलग तरीके से क्या करेंगे हम लोग कि कमाएंगे, अलग तरीके से यहाँ से धनराशि ले जाएंगे, कुछ अलग रास्ता अपनाया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया, इनका नीति का क्या किया, अवलंबन किया, इनके नीति को अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, क्योंकि यह कृषि प्रधान देश था, इनका नीति नहीं माना सब, देखा कि ये तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ का सारा क्या है, सब कृषि है सब। ठीक है, अनपढ़ गवार है सब, इस सब को कृषि में ज़्यादा रुचि है। अब इस सब को क्या करे कि ले जाए फैक्ट्री में काम कराए तो काम नहीं करेगा सब, पढ़ाई लिखाई कराए तो पढ़ेगा भी नहीं सब, अच्छा से नहीं रहेगा सब, जगह वर्क कराना चाहते हैं, खाली कृषि में इस सब का ध्यान है, कृषि में ज़्यादा महारत हासिल है ना, तो काहे नहीं कृषि के क्षेत्र में कुछ किया जाए। तो इन्होंने पोलनार्ड की नीति का क्या किया, अवलंबन कर दिया और एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू किया। अब ध्यान से समझने वाला बात यहाँ पर है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, सीधा बैठो, चलो इधर का इसको देखिए। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था, इसको समझना जरूरी है, और याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था, ये हमेशा पूछते रहता है। तो ध्यान से समझिए कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। देखिए, जो वहाँ के बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, चलिए देखिए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था उसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो हिंद चीन जगह था ना, इंडो चाइना, हिंद चीन, तो यहाँ पर ये कृषि प्रधान देश था। ठीक है, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। जमींदार लोग कौन होते हैं, तो जमींदार लोग वो होते हैं ना कि जो मतलब कि बहुत बड़ा उसके नाम पे ज़मीन है, ज़मीन का बहुत बड़ा मालिक है, और क्या कर रहा है कि वहाँ के लोगों को क्या कर रहा है, मैं खटा रहा है, खेत में काम करवा रहा है, अब बहुत बड़ा अनाज सालों साल क्या कर रहा है, निकाल रहा है, उसे सेल करे कहीं। ठीक है, और बहुत बड़ा एक मतलब कि पैसा क्या करे, इकट्ठा रखे, ठीक है, अपने पास वो अमीर हो, मतलब कि वहाँ का अमीर आदमी वो जमींदार कहला है। ठीक है, ज़मीन हो उसके पास, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हो और काफ़ी ज़्यादा धन भी हो, तो जमींदार थे वहाँ पे वो लोग।
ठीक है। वहाँ पर किसका कब्जा हो चुका था? फ्रांसीसियों का, पूरा फ्रांस का कब्जा हो चुका था। अब अगर फ्रांस से अगर राजा डेरा रहा था तो जमींदार क्या चीज़ है? वो डेराएगा। तो यहाँ के फ्रांसीसियों ने एक नीति बनाया। उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनिए मेरा नीति है कि हम जा रहे हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू करने। अब ये क्या है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जितने भी जमींदार हैं लोग, ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि खेत पर क्या कीजिए कि कमांड कीजिए, अपने कब्जा कर लीजिए। और इन लोगों के द्वारा भी क्या करें, इन लोगों का जो खेत है, इन लोगों का एक खेत पर क्या कीजिए, कब्जा कर लीजिए, ठीक है। और इन लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बुलाना है, ठीक है। आप इस एरिया के मान लीजिए जमींदार है, एक गांव का ही मान लो कि जमींदार होगा इस एरिया का, तो आपको क्या करना है कि यहाँ के जितने मजदूर हैं इन लोगों को क्या करना है, बुलाना है। हाँ, खेत में क्या करना है, काम कराना है। लेकिन शर्त ये है कि उन लोगों के मन के हिसाब से नहीं, हम लोगों के मन के हिसाब से। अब ध्यान से सुनिए आप मेरा बात, तो कैसे आप काम कराएंगे? तो उन लोगों के लिए फिक्स कीजिए कि उन लोग 8 घंटा वर्क करेगा, मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन काम करना पड़ेगा उन लोग को। और वो भी डेली, कोई छुट्टी नहीं, डेली आना है, 8 घंटा क्या करना है, खेत में क्या करना है, खटना है। रोज का रोज 8 घंटा खटना है, 10 घंटा खटना है, इस तरह से वर्क करना ही है डेली, कभी गैप नहीं होना चाहिए। और अगर कोई नहीं आता है तो आप उसको दंड भी दे सकते हैं, मारिए पीटिए उसको, ज़बरदस्ती काम करवाना है, खूब काम करवाना है। जानता था सब कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा सब तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, और डेली करेगा सब एक टाइम के तहत, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, काम कराना चाहता था सब। क्या कीजिए कि आप काम कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि हमें लगान देंगे, हमें क्या करेंगे, आप हमें उससे क्या करेंगे, बेनिफिट जो होगा पैसा आप हमें देंगे। तो ये चीज़ था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। यानी कि कोई मजदूर था, जो कोई किसान था, तो उसका खेत है भाई, वो जब मन तब जाची मन ताती बोए, उसमें जितना देर मन उतना देर काम करे, चाहे नहीं करे, उसका मर्जी था ना। लेकिन लोगों ने ऐसा नीति बनाया कि नहीं, ना तो तुम्हारा हक रहेगा और ना तुम अपने मनमौजी से उसमें कुछ भी उगा सकते हो। रहेगा शर्त ये कि तुम रहोगे किसके अंदर, जमींदार के अंदर, और जमींदार रहेगा हम लोग के अंदर, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है कि जमींदार जो भी बोलेगा उसका बात मानना है, और क्या करना है, उस तरह से क्या करना है, खटना है, काम करना है, वर्क करना है तुम लोग को। यही था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, इसीलिए इसका नाम था एक तरफा। एक तरफा मतलब कि एक तरफा, हम लोग जैसा चाहे वैसा हो, तुम्हारे हिसाब से नहीं। अनुबंध यानी कि नहीं कहना प्रतिबंध लगा देना कि नहीं तुमको ये करना है, अनुबंध तुम बंधा गए, हैंग करना है। व्यवस्था यानी कि क्या हुआ, एक व्यवस्था हो गया, ठीक है। यानी कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तीन लोगों ने क्या किया कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था को लागू किया। यही था आपका एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, औपनिवेशिक आर्थिक नीति उन लोगों की इस तरीके की थी कि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर से मुनाफा कमा सके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, हमने बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू जब कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद की घटना देखिए क्या हुआ, कृषि का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ। यहाँ पर कृषि क्या हुआ, इतना ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ ना, और विकास करवाया भी, कुछ विकास अपने से करवाया, कुछ अनुबंध व्यवस्था के तहत हो गया, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, विकास ये करवाया कि कृषि में विकास करवाया, उसके लिए इसने क्या किया, सिंचाई का व्यवस्था किया। हर जगह क्या किया कि पंप गड़वा देना, सिंचाई का ज़बरदस्त तरीके से व्यवस्था करवा देना, नाला बनवा देना, है ना, एथी बनवा दिया अच्छा से, ठीक है, पानी की व्यवस्था करा दी। और दूसरों चीज़ की खेतों को तैयार करा दिया, जो खेत बंजर थे या कुछ जो खेत खराब हो चुके थे, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था करा, उन खेतों को तैयार करा दिया, अच्छा साफ सुथरा करवा दिया। ये सब करवाने के कारण एक चीज़ फल स्वरूप एक चीज़ दिखने को मिला कि हिंद चीन में 1873 ईस्वी में, यहाँ पर देखिए 2,74,000 हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती थी। कितना, 2,74,000 मात्र हेक्टेयर भूमि पे कृषि होती थी। वही भूमि पर अब देखिए 1930 ईस्वी आते आते हिंद चीन में ही 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होने लगी। देखिए पहले कहाँ 2 लाख था, 3 लाख अप्रॉक्स मानिए, सीधे 19 लाख ज़्यादा हो गया। यानी कि 19 लाख अब
हेक्टेयर भूमि पर क्या होने लगी, कृषि होने लगी। अच्छा सोच के देखो सब कि मात्र 2,74,000 हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती थी तो कृषि प्रधान देश कहा जाता था। जबरदस्त तरीके से चावल और रबड़ का उत्पादन हो रहा था। लेकिन अब वही 22 लाख हो गया तो अब कितना उत्पादन हो रहा होगा, अब और ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ। उसके बाद इन्होंने संरचनात्मक विकास पर ध्यान दिया। ध्यान दीजिए ये क्या था, यहाँ की जो ये स्ट्रक्चरल मतलब कि स्ट्रक्चर जो भूमि थी, मतलब कि स्ट्रक्चरल रूप से क्या करना, इसको विकसित करना। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो बंदरगाह था उसका विकास करवाया। अब बंदरगाह क्या होता है, हाँ ठीक है, तो जहाँ पर नाव वो जो आती थी, जहाँ व्यापार का समुद्री मार्ग का जो गढ़ था, जहाँ से जाती थी आती थी, ठीक है, माल उतरता था लदाता था, तो वो बंदरगाह था उसका विकास करवाया, डेवलप करवाया उसको, ठीक है, और अच्छा बनवाया, दूर दूर तक ऐसी किया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि पूरे हिंद चीन में रेल लाइन को बिछवा दिया। अब रेल लाइन बिछवाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जब रेल लाइन को पूरा बिछवा दिया ना हिंद चीन में, तो इससे ये फायदा होता था ना कि एक जगह से जो मान लो कि अनाज उत्पन्न हुआ, जो मिला, वो दूसरी जगह तुरंत पहुंचवा देना, सेंटर पे उसे इकट्ठा करवा लेना, रेल में लदाया, उस कोना से चारों तरफ से हर कोना से अनाज क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, हर जगह। और दूसरा फायदा ये था कि कहीं से भी कहीं तुरंत चला जाएगा सब, रेल के जरिए हिंद चीन में कहीं भी ट्रैवल कर सकता था सब। तीसरा फायदा ये हुआ कि हिंद चीन पर सारा जो एरिया था, पूरा एरिया में रेलवे लाइन बिछाया था, रेलवे बैठ के इस सब एरिया में एथी रख सकता था, नज़र रख सकता था, चारों तरफ देख सकता था कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ की व्यवस्था कैसी है, हर चीज़ देख सकता था। ठीक है, तो नज़र रख सकता था। ठीक है, ये सब चीज़ करवा रहा था वो अपने विकास के लिए। बंदरगाह का विकास करवाया, रेलवे लाइन का विकास करवाया, किस लिए, अपने विकास के लिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, प्रॉफिट हो सके। लेकिन एक चीज़ और वहाँ पर निकल कर सामने आया कि एक और बेनिफिट होते जा रहा था। किसको हो रहा था वो बेनिफिट, हिंद चीन वालों को हो रहा था। देखिए मान लीजिए कि ठीक उपनिवेशी बनाए हैं किसी को, और उपनिवेश का अगर विकास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस देश का भी विकास होते जा रहा है, धीरे धीरे वो भी डेवलप कर रहा है। तो विकास क्या हुआ कि वहाँ पर रेलवे लाइन आ गया, रेल लाइन का विकास हुआ, बंदरगाह का विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं हिंद चीनी जो थे उन लोगों को भी फायदा हो रहा था, उन लोग भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर ले रहे थे। ठीक है, उन लोगों को बेनिफिट होते जा रहा था ना। तो धीरे धीरे देखा जाए तो हिंद चीन का भी विकास हो रहा था, इनडायरेक्टली हिंद चीन का भी विकास हो रहा था फ्रांसीसियों के कारण। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग।